चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, इसको कंटिन्यू पूरा करेंगे तो ठीक है। तो आइए हम जानते हैं पहले गुणनखंड क्या होता है। तो कोई संख्या या वस्तु अगर आपको दी जाए, ठीक है, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दें, तो वो जो संख्या या वस्तु होगी, वो जो टुकड़े प्राप्त होंगे, वही उस संख्या या वस्तु के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक, जैसे ये हमारे पास क्या है, मार्कर है, ठीक है। अगर इस मार्कर को हम पूरी तरीके से ओपन कर दें और जो इसके पार्ट्स हैं उनको भी हम खोल दें, ठीक है, इसके अंदर है रिफिल निकली, तो इसके 1 2 3 4 पार्ट्स हुए ना, इन पार्ट्स को मिलाने से एक मार्कर तैयार हो रहा है। लेकिन ये जो मार्कर के पार्ट्स हैं क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। मतलब कोई संख्या दी जाए या आपको कोई वस्तु दी जाए, अगर आपको उसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, तो जो उसके टुकड़े आएंगे उस संख्या या वस्तु के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक, टॉपिक हमारा क्या है, गुणनखंड। तो अगर आपसे कहा जाए, आपको कोई संख्या दी जाए, कहा जाए भैया कि इसका आप गुणनखंड फाइंड आउट करें, मतलब गुणनखंड निकालें, तो आप क्या करेंगे, जो उसका मेथड होगा वही आप यूज करते जाएंगे और उसके गुणनखंड निकालते जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कैसे किसी संख्या का या समीकरण का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, तो जैसे मान लिया आपके पास 8 दे दिया जाए, ठीक, और कहा जाए भैया आप 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे कि 8 को हम इस तरीके से बना सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, भैया 2 दूना 4 दूना 8, फिर वही आ जाएगा। तो एक बार 2, फिर दूसरी बार 2 लिखा, फिर तीसरी बार 2, तो ये जो 2 2 3 बार आया वो इस संख्या का क्या हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में मैंने विभाजित कर दिया। तो टुकड़ों टुकड़ों में मैंने विभाजित कर दिया, वही इस संख्या की क्या है, गुणनखंड है। मतलब 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, ये हुए गुणनखंड। अब सुनिए, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, 2 गुणे 4, ठीक, किस तरीके से बना सकते हैं, 2 गुणे 4। अब आप कहोगे कि इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में किसी भी संख्या के हम गुणनखंड कर रहे हैं, उस गुणनखंड में अगर हम अभाज्य संख्याओं को चुनेंगे, तो जो गुणनखंड होंगे वो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, और अगर इस तरीके से आपको निकालने के लिए कहे, तो यहाँ पर 4 जो है ये हमारा भाज्य है, और 2 जो है ये हमारा अभाज्य है। ठीक, 4 हमारा भाज्य है, 2 हमारा अभाज्य है। भैया भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे, एक को छोड़कर, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग हो जाए। भाई 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो 1 की बात नहीं करेंगे। 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से अगर वो विभाजित हो जाएगी, तो उसे हम क्या कह देंगे कि यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए कि 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। भैया जब अभाज्य गुणनखंडों की बात होगी, तो जो हम युग्म चुनेंगे वो कैसे होंगे, अभाज्य होंगे। अभाज्य संख्याओं के युग्म जब होंगे, जब अभाज्य संख्याओं को ही चुनेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 2 होती है। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, ठीक, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13, इसी तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटें, किसको, 1 को छोड़कर, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, फिर मैंने बताया भैया भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होंगी जो स्वयं के अतिरिक्त
अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। एक से तो जाहिर सी बात होगी, सही सारी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं, तो उसमें एक को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सभी संख्या जब एक से विभाजित हो रहे हैं तो उसको कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं। अरे अगर आप बीएससी में हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अगर आप किसी से बताएं कि हम कक्षा 12 पास करके मैंने बीएससी में एडमिशन लिया है, मैं बीएससी में पढ़ रहा हूं, तो ये आपका बताने का मतलब गलत है। अरे भैया जब आप कक्षा 11 पास होगे तभी तो आप बीएससी में जाओगे, कि कक्षा 10 से ही डायरेक्ट बीएससी में चले जाओगे, तो मतलब वहां एक के बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। जब आपसे कहेगा कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो अभाज्य संख्याओं के ही हम युग्म लेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, आपसे कह दिया जाए भैया 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जब आप 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो अभाज्य संख्याओं को चुनेंगे, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3। तो 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3। इसी तरीके से मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, अगर आपसे मैं कह दूं कि 16 के भैया अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप 16 को इस तरीके से लिखेंगे। फिर जो अभाज्य संख्या होंगी वो कॉमन करते चले जाएंगे, तो 2 से जब 16 कटेगा 8 बार में कट जाएगा, और फिर जब कटेगा तो 4 आएगा, फिर कटेगा तो ये 2 आएगा, और फिर ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 16 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो इनकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर नंबर आप प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए किसके, 16 के, तो कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद और आगे करें, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगर कोई भी संख्या दी जाए, अच्छा चलो एक और उदाहरण कर लेते हैं, 36 इसके आपसे कहा जाए कि भैया अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए या इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि 36 को इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। फिर इसमें अभाज्य संख्याएं कॉमन करते चले जाएंगे, पहले 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, फिर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर अब भैया 2 से तो 9 डिवाइड होगा नहीं, तो अब यहाँ पर उसके बाद अगला हम अभाज्य संख्या लेंगे, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 3। तो 3 से 9 कट जाएगा, तो 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इनकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक। तो इनकी 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहां तक क्लियर हुआ? चलो हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इसका उत्तर आप तुरंत बताते जाओ कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट करते जाओ, जो है वो बताओ। ये बताओ अगर हम 81 दे दें तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जल्दी जल्दी निकालो, निकालते जाओ। तो कैसे करेंगे, 81 को हम इस तरीके से रख लेंगे, ठीक। फिर ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है, इकाई का अंक, ठीक, वो क्या है, विषम है। तो जब विषम है तो ये कटेगा नहीं, तो मतलब 2 से कटेगा नहीं, उसके आगे की संख्या को लेंगे। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। अगर 3 का इसमें भाग लगाएं तो हमें लग रहा है लग जाएगा, लग रहा नहीं, पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो 3 का जब 8 में भाग लगाया जाएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 2, ठीक, हो जाएगा 21। तो 7 त्रिक 21, 7 बार में, ठीक। फिर ये 3 से कटेगा 9 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा 3 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा 1 आएगा। तो 81 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होंगे, तो इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक। वीडियो को कंटिन्यू करते जाएं, आपको लास्ट में मैं डीपीपी भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप वो जो डीपीपी होगी उसको आप क्लास करने के बाद अपने होमवर्क के तौर पर उसको करिएगा। जो आपको समझ में ना है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। या हमारी मेल जो है
उस पर आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल है क्या, कॉन्सेप्ट वाला अनिल कुमार @gmail.com। इस पर आप मेल कर देंगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का टॉपिक जो हम उसको कंटिन्यूअस करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई अगर संख्या दी जाए आपको और आपसे कहा जाए कि उस संख्या के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से, मुझे लगता है, आप ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है, कोई अगर आपको समीकरण दी जाए और उस समीकरण के आपको गुणनखंड करने को कहा जाए, अब वो हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपके पास कोई समीकरण इस तरीके की दी जाए, ax² + bx + c = 0, ठीक, और आपसे कहा जाए भैया इस समीकरण के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहां ये देखो, ये जो x है, ये x हमारा क्या है, चर है। चर मतलब क्या, वेरिएबल, जो आवश्यकता अनुसार जिनका मान बदलता रहे उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड, उसके अकॉर्डिंग टू नीड मतलब आवश्यकता के अनुसार हम उनको चेंज करते रहेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ रही 2 रखने की तो हम 2 ले लेंगे, अगर जरूरत पड़ रही हमें 3 तो 3 रख लेंगे। जैसी हमारी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से x का हम मान चेंज करते जाएंगे, क्योंकि क्या है, वेरिएबल मतलब क्या, चर है। ठीक, और a b c हमारे क्या हैं, ये हैं अचर, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनका मान हमेशा नियत रहे, फिक्स रहे। अगर कह दिया जाए कि a का मान 4 है तो शुरू से आखिरी तक a का मान 4 ही रहेगा। आप उसको अपने मन मर्जी या अपने मुताबिक उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी। अगर 4 बोला जाएगा तो 4 रहेगा। अगर आपसे कह दिया जाएगा कि c का मान 5 है भैया, तो c का मान 5 ही रहेगा। ठीक, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा शुरू से लगाकर आखिरी तक फिक्स रहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। तो अगर आपसे कह दिया जाए भैया ये ax² + bx + c = 0 है, ये कोई समीकरण, एक ऐसी समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 है, तो द्विघात समीकरण है। आपसे कहा जाए इस समीकरण के भैया गुणनखंड करिए या गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट लास्ट वाला है, केवल कांस्टेंट। ठीक, अगर इसके पहले प्लस लगा है तो जोड़ा जाएगा, अगर इसके पहले माइनस लगा है तो घटाया जाएगा। ये बात पहले ध्यान कर लीजिए। अगर इस c के पहले, मतलब ये जो कांस्टेंट होगा, अगर इसके पहले प्लस लगा है तो जोड़ा जाएगा, और अगर इसके पहले माइनस लगा है तो मतलब घटाया जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि अगर यहां पर केवल x होगा, मतलब अगर यहां पर इस तरीके का होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ भाई ax² + bx + c = 0 है, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को इस तरीके से कर दिया x² + bx + c = 0। ठीक, तो यहाँ इससे मालूम हो रहा है कि जो x की वैल्यू, सॉरी, जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर a की वैल्यू होगी, यहाँ पर कितनी होगी भैया, 1 होगी। जब 1 का मल्टीप्लाई, भाई ये ax² + bx + c = 0 है, जब a की वैल्यू हम 1 लेंगे तभी तो ये यहाँ पर x² आएगा। भाई 1 का गुणा किसी नंबर से करेंगे, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे, वो संख्या ही आती है। तो जब x² का गुणा 1 से किया जाएगा तभी तो x² आएगा।
तो जब a की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। इस तरीके की इक्वेशन है। अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड। इसके क्या करने हैं, गुणनखंड। तो मैंने भैया बताया अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक, आप सुनो, जो C होगा मतलब अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो C के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, जो C है C के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। कैसे, ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं। प्लस लगा है मतलब जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर ये जो यहां पर लिखा है, जोड़ने पर कितना आए, B प्राप्त हो। ठीक, मतलब C का ऐसा गुणनखंड करना है, C का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना आए, B आए। भैया जोड़ने पर क्यों, क्योंकि C के जस्ट पहले प्लस लगा है तो प्लस हमें बता रहा है कि यहाँ पर जोड़ा जाएगा तभी ये B प्राप्त होगा। तो C के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर B प्राप्त हो। समझ आया। ठीक, अगर यहाँ पर इस तरीके का मामला आ जाए, अगर यहाँ पर इस तरीके का मामला आ जाए भैया, तो मैंने कहा जब यहाँ पर प्लस होगा तो जोड़ने पर B आएगा। अब जब भैया यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस था तो जोड़ने पर B आया, तो यहाँ पर जब जाहिर सी बात है वहां प्लस था तो जोड़ने पर B आया। तो जब यहाँ पर माइनस है तो मतलब एक C के ऐसे गुणनखंड करने हैं। कैसे, ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर कितना प्राप्त हो भैया, घटाने पर B प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, B प्राप्त हो। तो ये समझ में आपको आ गया, आया कि नहीं आया भैया, आ गया ना। तो अगर प्लस लगा होगा, एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। अगर C के पहले प्लस लगा है तो मतलब C के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर B आए। ठीक, आज जो इक्वेशन में कुछ B की वैल्यू होगी और C की भी वैल्यू होगी। ठीक, और सुनो, अगर C के पहले माइनस लगा है, C के पहले माइनस लगा है तो घटाने पर कितना आना चाहिए भैया, B आना चाहिए। मतलब C के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, B आना चाहिए। आज इसी लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद अब इन इक्वेशंस को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। भैया अभी तक आपने एक हिसाब से समझ लो कि आपने थियोरेटिकल या आपने पढ़ लिया, थियोरेटिकल पढ़ लिया। अब आपको इक्वेशन में इसका जो यूज है वो जब आप करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से बिल्कुल झक्कास समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। हमारे पास पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या भैया करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको ये जो समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, इसका आपको गुणनखंड करना है। भैया मैंने कहा कि लास्ट वाला जो अंक होगा ये वाला C होगा, तो ये C का काम कर रहा, जो x के साथ होगा वो B का काम कर रहा। ठीक, और अगर x के साथ कोई संख्या होगी एक्स स्क्वायर के साथ तो वो A का काम करेगा। वैसे यहाँ पर छुपा हुआ है क्या, 1 छुपा हुआ है।
ठीक, तो पहले इतना समझो, उसके बाद आगे और हम कंटिन्यूस करेंगे, वो भी बताएंगे। ठीक, तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। मैंने कहा भैया कि जो अगर c के पहले प्लस लगा, c का काम कर रहा है 15, मतलब 15 के पहले प्लस लगा है, तो 15 का ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर कितना आए, 8 आए। तो 15 का मैं ऐसा गुणनखंड बनाऊंगा कि अगर उसको जोड़ दिया जाए तो कितना आए, 8 आए। तो क्या मैं 15 को ये बना सकता हूं, क्या मैं 15 को ये बना सकता हूं? भैया मैंने 15 को बना दिया 5 गुणे 3, 5 से 15 हो जाएगा और 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं 8 के स्थान पर कितना रखूंगा, 5 + 3 भैया, क्योंकि मुझे 8 को ही रिप्लेस करना है ना, तो 8 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, 5 + 3, फिर 5 3 8 आ जाएगा, और अगर इसका गुणा कर देंगे 15 आ जाएगा। ठीक, अब इस x का गुणा अंदर करो, तो 5x आ जाएगा, ये प्लस का 3x आ जाएगा, ये प्लस का 15 बराबर 0। समझ में आ गया? अब क्या करो, ये जो इतना है, ये इतना पहले के दो, इसमें कोई ऐसी संख्या कॉमन करो जो दोनों में मैच करती हो, और फिर उसके बाद इतने में मैच कॉमन करो जो इसमें दोनों में मैच करती हो। ठीक, तो यहां पर आप मुझे बताएं कि क्या कॉमन हो रहा है। यहां पर x कॉमन हो रहा है, तो अगर मैं x कॉमन कर दूंगा, भैया देखो कॉमन करने का दूसरा नाम है भाग करना। क्या करना, भाग करना। तो यहां पर x कॉमन करोगे तो x की पावर 2 है, तो एक x कट जाएगा तो x बचेगा। समझ में आ गया? प्लस लगा है, प्लस लगाओ, 5x बटे x हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 5। अब जो यहां पर ये आया है वो ही अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहां पर आपने x + 5 बनाया है तो जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो भी x + 5 ही बनेगा। ठीक, तो अगर यहां पर मैं +3 कॉमन कर लूं, तो +3 जब कॉमन करेंगे तो 3x बटे 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, x आएगा। तो इसके स्थान पर कितना आएगा, x प्लस लगा है, प्लस लगाओ भाई, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस प्लस का भाग प्लस ही आएगा। ये समझ में आ गया? ये आप प्रीवियस लेक्चरों में भी आपने नोट डाउन किया होगा, आपने समझा होगा। ठीक, और फिर 15 है, 15 बटे कितना हो जाएगा, 3, ये कितनी बार में कट जाएगा, 5, तो इसके स्थान पर कितना आएगा, 5 बराबर कितना, 0। ठीक, अब सुनो, मैंने कहा भैया ये देखो जो इस ब्रैकेट के अंदर आया वही इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, तो ये 2 बार है, इसको हम 1 बार लिख लेंगे, x + 5। ठीक, फिर हम इसको दूसरे ब्रैकेट में ये संख्या लिखेंगे जो पहले लिखी है, जस्ट बाद चिन्ह के सहित इसको लिख देंगे, तो +3। ठीक, बराबर कितना, 0। ठीक, तो ये बताएं आप कि जो समीकरण थी x² + 8x + 15 बराबर 0, तो जो उसके गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, एक होगा x + 5, दूसरा होगा x + 3। ठीक, अब सुनो, अगर आपसे कह दिया जाए भैया ये जो गुणनखंड निकले हैं, इनके भैया x का जो मान है वो फाइंड आउट करो। क्या करो, x का मान फाइंड आउट करो। मतलब x का मान फाइंड आउट करने का मतलब है इस समीकरण के क्या, मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। तो इसको और हम कंटिन्यूअस कर देंगे। क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर a प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा -5। फिर दूसरी बार इसको 0 दिखाएंगे तो x + 3 बराबर 0,
तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो कितने हो जाएंगे, समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, -3 -5। अरे भैया गुणनखंड ज्ञात करना सीख रहे थे, आपने क्या बता दिया, मूल भी ज्ञात करना। अरे भैया हमने इसलिए बता दिया क्योंकि साथ में आ गया, तो हमने सोचा ये भी आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे की क्लास में आपको इसको भी कंटिन्यूअस करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण है, भाई द्विघात समीकरण है, दो घात है सबसे ज्यादा, किसी भी द्विघात समीकरण के इस तरीके से आप मूल फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद चलो भैया एक दो और इक्वेशन हल कर लो ताकि और बेहतर हो जाए, समझ में आ जाए। इतना नोट डाउन कर लिया, चलो नोट डाउन करो तुरंत, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास और इक्वेशंस हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है x² -3x -10 बराबर 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक। मैंने जब कहा था कि अगर c के पहले प्लस आएगा तो c के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटा जोड़ने पर ये जो b हो यहाँ पर वो आए, लेकिन यहाँ पर c के पहले c का काम कौन कर रहा है, 10 कर रहा है, तो c के पहले यहाँ पर माइनस लगा है, तो मतलब c के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर कितना आए, 3 आए। c के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर कितना आए, 3 आए। तो भैया मैं क्या 10 को 5 गुणे 2 बना सकता हूँ, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 चला जाए, घटाने की बात कह दी इस चिन्ह ने, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब हम 3 के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 - 3, तो x² -5 - 2 और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में x -10 बराबर 0, ठीक। अब इस x का गुणा अंदर करो और जो चिन्ह इसका भी गुणा अंदर करो, तो x² ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और x का गुणा 5 से तो 5x, ठीक। माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर 2 का x से गुणा 2x, -10 बराबर 0, ठीक। -10 बराबर कितना, 0। मैंने कहा भैया इसमें जो कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे, जो मैच करेगा, उसके बाद इसमें जो मैच करेगा वो कॉमन करेंगे। तो इसमें भैया क्या मैच कर रहा है, x मैच कर रहा है, तो ये आ जाएगा, x -5 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में मैं प्लस का 2 कॉमन करूंगा, तो यहाँ पर x -5 आएगा बराबर 0। क्यों भैया, 2 का 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक। 10 का 2 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर है, तो इनको एक बार लिख लेंगे, ठीक। फिर इसको लिखेंगे, फिर चिन्ह सहित इसको, बराबर कितना, 0। तो बताओ कि जो इक्वेशन है x² -3x -10 बराबर 0, इसके गुणनखंड क्या है, x -5 और x + 2। अगर आपसे मूल ज्ञात करने को कहेगा तो एक बार इसको 0 दिखाएंगे, दूसरी बार इसको 0 दिखाएंगे, तो जो हमें आखिरी में रिजल्ट प्राप्त होगा वो इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, ठीक। तो इतना नोट डाउन करो, आगे की इक्वेशन को और कंटिन्यूअस करते हैं, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं, नोट कर लिया। आगे की हम समीकरण को देखते हैं, आगे की समीकरण, अभी आपने ये समीकरण पढ़ी, आपने साधारण समीकरण पढ़ी, इसके आपने गुणनखंड किए, जिसमें a के साथ x² के साथ a नहीं था, a के स्थान पर 1 था, तो आपको मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो दूसरी हमारी समीकरण होगी वो x² के साथ कोई संख्या गुणे में होगी,
जैसे कि हमारी तीसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अभी आपने देखा कि जो समीकरण थी यहाँ पर केवल x² था, तो आप सिंपल इसको कर ले रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर x² के साथ कोई संख्या गुणे में आ गई है, तो जब कोई संख्या गुणे में आ जाए x² के साथ, तो उस संख्या का गुणा c से कर देते हैं, मतलब लास्ट वाली संख्या से। तो 2 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब क्या करेंगे? 12 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे, इसको अपने दिमाग में चलाना है। 12 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे, ये प्लस बता रहा है कि जोड़ने पर कितना आए? 7 आए। जोड़ने पर कितना आए? 7 आए। तो भैया क्या मैं 12 को इस तरीके से बना सकता हूं? 4 गुणे 3, 4 ते 12 हो जाएगा, ठीक। और 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जो 7 है उसके स्थान पर हम कितना रख देंगे? 4 प्लस 3, तो 2x² प्लस कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3, और साथ में क्या है भाई? 7 की जगह पर आपके स्थान पर हम कितना रखेंगे? 4 प्लस 3, ठीक। कितना रखेंगे? 4 प्लस 3, साथ में इसके गुणे में क्या है? x है, तो x रख देंगे, प्लस कितना? 6 बराबर 0। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, इस चिन्ह का भी अंदर गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं कि प्लस का कोई ब्रैकेट के अंदर अगर गुणा कर रहे हैं, अगर वो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस की आएंगे, अगर प्लस की हैं तो प्लस आएंगी। प्लस की चिन्ह से गुणा करने पर संख्या के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो संख्या माइनस की है तो माइनस की आएगी, अगर वो प्लस की है तो प्लस की आएगी। अगर आप माइनस से गुणा कर रहे हैं तो इफेक्ट बढ़ेगा। अगर प्लस के अंदर होगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की होगी तो काहे की हो जाएगी? प्लस की। तो यहाँ पर प्लस की है तो कोई चिन्ह पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लस x का 4 से गुणा तो 4x, प्लस 4 का 3 से गुणा 3x प्लस 6 बराबर 0। इतना समझ में आ गया? इतना पिछले समीकरण में भी आपने इतना किया हुआ था। अब क्या करेंगे? सिंपल वही काम, जो इसमें कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे, जो इसमें कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे। तो इसमें कितना कॉमन है भाई? 2x है, 2x² है, इधर 4x है, तो 2 भी कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। तो यहाँ पर x आएगा, प्लस x कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। फिर प्लस 3 कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो ये डबल बार है, इसको एक बार लिख लेंगे, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2x और प्लस कितना? 3 बराबर 0। तो इस समीकरण के जो गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे भैया? x प्लस 2 और 2x प्लस 3। यहां तक समझ में आया? चलो अगली इक्वेशन को भी हम देखते हैं, ठीक। ये 3 इक्वेशन हमने आपको बता दी है। उसके बाद आप इस चौथी इक्वेशन को देखें। चौथी इक्वेशन है, इसको आप पहले हल करेंगे, उसके बाद हम। चलो इसको कंटिन्यूअस करो, आगे हल करो, आगे बढ़ाओ। आया? चलो देखो कितना है? 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 9 है, x² के साथ कोई संख्या गुणे में है तो इसका गुणा इससे कर देंगे। तो 9 का 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18। माइनस लगा है मतलब घटाना, मतलब 18 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। तो क्या मैं 18 को 6 गुणे 3 बना सकता हूं? आप कहोगे भैया मैं नहीं जानता, बना सकते हो या नहीं?
तो आगे देखो, अगर 6 का 3 से गुणा होगा तो 18 आएगा, और 6 से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा भैया? 3 आएगा। तो मैं 18 को 3 गुणे 6 बना सकता हूं। ठीक, तो बताओ 3 के स्थान पर कितना रखेंगे हम? 3 के स्थान पर कितना रखेंगे हम? 6 माइनस 3, तो 9x²। ठीक, 9x² माइनस 6 माइनस 3, और साथ में गुणे में क्या है? x है, और -2 बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको और आगे करते हैं भैया। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 9x² यूं ही रहेगा, वहां पर प्लस था। ठीक, तो मैंने प्लस का अंदर गुणा किया तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो अंदर गुणा करेंगे भाई, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस का कितना आएगा? 6 आएगा, और साथ में क्या आएगा? x आएगा। अब फिर माइनस का अंदर 3 है, प्लस और माइनस का बाहर, माइनस बाहर है और माइनस का 3 अंदर है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। ठीक, और 3 आएगा, साथ में क्या आएगा? x आएगा, -2 बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, इधर इसको रब कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा? इसमें कुछ कॉमन कर लूंगा, जो कॉमन होगा उसके बाद इसमें कॉमन कर लूंगा। तो भैया इसमें क्या कॉमन है? भैया इसमें क्या कॉमन है? ये 9 है, ये 6 है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, मतलब 3 क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कॉमन कर लेंगे? 3 कॉमन करेंगे। और सुनो, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो मतलब दोनों में भैया x भी कॉमन होगा। क्या होगा? दोनों में x भी कॉमन होगा। तो चलो x भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक, आगे अब देखो, अब आपके पास ये बना 9x² बटे कितना? कॉमन का दूसरा नाम भाग करना। तो बटे कितना? 3x, 3 3 का 9, पहाड़ा पढ़ाओ। ठीक, 3 3 का 9, फिर x देने 1x कटेगा, 1 बचा भाई, द्विघात रहा तो 1 कैंसिल हो गया, 1 बची, तो कितना आगा? 3x। ठीक, फिर कितना है भैया? 6x है, 6x बटे 3x, तो x x कैंसिल हो गए, 3 का 3, 3 दूना 6, तो कितना जी? माइनस क्या? 2। ठीक, अब उसके बाद हम प्लस का यहाँ पर कितना कॉमन करेंगे? 1 कॉमन करेंगे। कितना कॉमन करेंगे? दिख रहा है यहाँ पे? कितना कॉमन करेंगे? प्लस का 1 जब कॉमन करेंगे तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये यूं ही आ जाएगा बराबर 0। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चलो इसको नीचे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा, यहां पर दिख रहा है? हाँ ठीक। तो x 3x ब्रैकेट के अंदर 3x -2 प्लस 1 कॉमन हुआ तो 3x -2 बराबर 0। ठीक, ये डबल बार है, इसको एक बार लिख लेंगे तो 3x -2, फिर इसको लिखेंगे 3x और फिर उसके बाद चिन्ह सहित इसको उतार देंगे बराबर 0। तो इस समीकरण के 9x² - 3x -2 बराबर 0 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 3x -2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3x + 1। तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि बढ़िया ढंग से भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइव चैट में बताते जाएं, ठीक है? या हमारे पास मेल कर सकते हैं। ठीक, मेल आपका आएगा, उसका रिप्लाई आपको जैसे देखा जाएगा आपको दिया जाएगा, आप उससे निश्चिंत रहें। कोई भी आपको समस्या होती है डायरेक्ट आप मेल करिए। ठीक, मेल करेंगे, आपका मेल हमारे पास आएगा, जैसे हमारा आपका मेल हमारे पास आएगा मैं उसका वैसे ही रिस्पांस दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।